हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की, और फिलहाल यहाँ पे तैयारी चल रही है टीटी की नेक्स्ट लेवल यानी कि सुपर टेट की, और उसी के साथ हम कर रहे हैं तैयारी सी टेट के कुछ क्रूशियल क्वेश्चंस की। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे इस वीडियो में आपके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एज इट इज़ आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन बिहारी हिंदी की बोली नहीं है? भोजपुरी, मगही, मैथिली या फिर बघेली? देखिए, अगर बात करते हैं यहाँ पे बिहारी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, तो ये तो बघेली ही है जो कि बिहारी हिंदी की बोली नहीं है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो आपका डी है बिल्कुल सही है। तो देखिए, बघेली जो है वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता ही नहीं है, ठीक है, बल्कि ये क्या है, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो है वो कौन सी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जो कि भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, यानी कि ये तीनों इंक्लूडेड है इसमें, लेकिन बिहारी हिंदी जो है वो बघेली में नहीं आती है। तो यहाँ पे आपको पूछा था बिहारी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट, यानी कि बघेली जो है वो बिहारी हिंदी की बोली नहीं है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, मुद्रा राक्षस, पुष्प की अभिलाषा? देखिए, यहाँ पे अगर बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं की कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे जो पुष्प की अभिलाषा है ना, ये जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, बल्कि ये किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर कुछ रचनाओं की मैं बात करूँ तो रत्नावली है, नील देवी है, धनंजय विजय है, विशेष्य विश्वमोधम है, और वैदिकी हिंसा है, हिंसा न भवति, ये सारी जो है ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। और यहाँ पे जो पुष्प की अभिलाषा यानी कि ऑप्शन डी जो आपका है आंसर, ये जो दिया है ये है आपका माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना। तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से क्या सही है? भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती है, भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है, या फिर उपरोक्त में से तीनों जो है वो सही है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं भाषिक सापेक्षता की, तो इसके संबंध में जो प्रचलित सिद्धांत है इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि भाई भाषा का विचार जो है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए है ना, भाषा का विचारों पर, यानी कि आपकी जो भी लैंग्वेज है उसका हमारे कंटेंट पे, जो हम सोचते हैं, हमारी थिंकिंग पे बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करता है, इसका प्रभाव होता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? बिग बैंग सिद्धांत, डिंग डोंग सिद्धांत, बेली बेली सिद्धांत, या फिर डिली डैली सिद्धांत? देखिए, अगर यहाँ पे बात करें तो डिंग डोंग सिद्धांत जो है वो भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है, बाकी सब तो जो है वो भाषा के उद्भव से तो सिद्धांत जो है वो ये मैच बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ये भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित जो है वो आपका ऑप्शन बी यानी कि डिंग डोंग सिद्धांत जो है वो संबंधित है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौमिक होता है। ये पूर्णतः क्या है? असत्य है, ये आंशिक रूप से सत्य है, या फिर आंशिक रूप से असत्य है, या फिर पूर्णतया सत्य है? देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लिखित भाषा में जो अक्षर ध्वनियाँ होती हैं वो दृश्य के प्रतीक होते हैं। तो जनरली होता क्या है, आकृतियों और ध्वनियों का संबंध जो है वो सुस्थिर और सार्वभौमिक होता है, और ये कथन क्या है? टोटली करेक्ट है। तो आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पे एकदम सही होगा, पूर्णतया सत्य है। मुंह मुड़ाना, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ बताना है आपको। न्याय फैशन करना, हार मानना, या फिर शर्त लगाना, या फिर पितृहीन होना? देखिए, मुड़ाना का मतलब क्या हो जाता है? मतलब हार मान जाना। हम कहते हैं ना भाई ऐसे नहीं होगा तो हम मूछ मुड़वा लेंगे, तो मतलब एग्जैक्टली क्या है उसका मतलब? हम हार मान जाएंगे। बी ऑप्शन जो है आपका एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा है, लक्ष्मण जी की मुस्कान महर्षि परशुराम के क्रोध को और भी अधिक बढ़ा देती थी। तो यहाँ पे रेखांकित के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? यहाँ पे क्रोध को और भी अधिक बढ़ा देती थी, ये रेखांकित शब्द है, और यहाँ पे इसका हमें मुहावरा एग्जैक्टली बताना है। गरम तवे पर पानी पड़ना, मढ़ी में आग देना, आग में घी डालना, या फिर इसमें से कोई नहीं? देखिए, यहाँ पे जो है इसमें से हम कह सकते हैं कि क्रोध को और भी अधिक बढ़ा देते थे, है ना। तो अगर आप आग में अगर घी डालेंगे तो क्या होता है? आग की लपटें जो है वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी, इसको जो डिनोट करता है मुहावरा वो यही है कि आग में घी डालना, जो कि क्रोध को और ज़्यादा अधिक बढ़ा देता है।
सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं यानी कि पत्ते जो है वो वृक्ष से अलग होके गिर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कारक है? कर्म है, करण है, अपादान कारक या फिर अधिकरण कारक? हम सबको पता है कि अलगाव के लिए जो यहाँ पे कारक यूज करते हैं वो अपादान कारक होता है ना। बिल्ली छत से कूदी तो जो है वहाँ पे अलगाव की भावना आती है। पेड़ से पत्ते गिर गए, पेड़ पे है नहीं पत्ते, पेड़ से जो है वो अलग होके गिर चुके हैं, तो यहाँ पे जो से का भावना है यहाँ पे क्या आती है? वो अलगाव की भावना दिखाती है। तो यहाँ पे आपका अपादान कारक जो है वो एकदम अप्रोप्रिएट है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नील गाय में कौन सा समास है? नीली ऐसी गाय, यहाँ पे कौन सा समास है? तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय या फिर द्वंद्व समास? देखिए यहाँ पे जो है नील गाय में कर्मधारय समास है। क्यों? क्योंकि देखिए कर्मधारय का प्रथम पद क्या है? विशेषण है, नीली ऐसी, ठीक है। नीला क्या है? रंग है, रंग किसी की विशेषता बता रहा है। और नीली ऐसी गाय, तो ऐसी गाय मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये पीछे जो इसके बताता है, यानी कि सेकंड नंबर पे जो है वो आपका संज्ञा हो जाता है, नाउन हो जाता है, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं कि पीताम्बर, नीलकमल, महात्मा, ये सारे भी जो है आपके कर्मधारय समास को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आपके नीली ऐसी गाय यानी कि नील गाय कर्मधारय समास हो जाएगा। और तत्पुरुष समास के कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो इसमें क्या है? लास्ट वाला पद जो होता है वो प्रधान होता है, ठीक है, वो मेन होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं नेत्रहीन, गगनचुंबी, बलहीन, ये सब। और ये अव्ययी भाव समास में क्या रहता है? अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। जैसे प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन, यथाशक्ति यानी कि शक्ति से, भरपेट, यथार्थ, ये सब। और द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद जो है वो प्रधान होते हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, पाप पुण्य, भला बुरा, ये सब, जिसमें कि बीच में डैश आता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जिसे शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? दंभी, ज्ञानी, आशुतोष या फिर प्रसन्न? देखिए जिसे हम शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं, ऐसे के लिए जो है वो एक वन वर्ड फॉर देना है आपको। तो यहाँ पे जो है आशुतोष इसे कहते हैं, ठीक है। आशु का अर्थ क्या होता है? आशु मतलब होता है शीघ्र यानी कि जल्दी, ठीक है। और तोष का मतलब क्या होता है? प्रसन्न होना। तो दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो क्या हो जाता है? आशुतोष यानी कि शीघ्र प्रसन्न होना। और आपके यहाँ पे पूछा भी क्या था? जैसे शीघ्र प्रसन्न हम कर सकते हैं किसी को, तो उसे क्या कह सकते हैं एक वर्ड में? तो वो हो गया आपका आशुतोष। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, महौषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महाधन औषध, महाधन औषधि, महाधन औषधि या फिर मह औषधि? देखिए यहाँ पे महौषध, इसका संधि विच्छेद पूछा है तो यहाँ पे महा औषध आएगा, ठीक है। अब ये जो आपका आंसर है ये है आपका पहला वाला ही बिल्कुल करेक्ट दिया है, महा प्लस औषध। ये किसका एग्जाम्पल है? देखिए ये जो है वो वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। और यहाँ पे जब कभी भी अ या फिर आ जाए ना और इसके बाद जो है ए और ए यानी कि ए और बड़ा ए आए तो दोनों के स्थान पे क्या बन जाता है? ए बन जाता है ये वाला, और ये ओ बन जाता है, या फिर औ। ये दोनों भी आ जाए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है? औ हो जाता है। और इसके उदाहरण अगर मैं दूँ तो देखिए एक एक है, एक प्लस एक एक एक। महेश्वर्य है, इसकी संधि करेंगे तो क्या? महाधन ऐश्वर्य। देन सदैव है, सदाधन एव। देन महौज है, महाधन ओज। ऐसे ही महौषध का महाधन औषध, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इन पंक्तियों में कौन सा रस जो है वो सृजित होता है? यानी कि यहाँ पे पूछा है कि कौन सा रस की यहाँ पे बात हो रही है इन पंक्तियों में। तो करुण रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस या फिर विभत्स्य रस? देखिए यहाँ पे बात करते हैं, दुख की बात हो रही है। दुख में क्या होती है? करुणा होती है ना, शांति तो होती नहीं है उसमें। तो देखिए यहाँ पे अद्भुत बिल्कुल भी नहीं हो सकता, विभत्स्य रस यानी पे कुछ डरावना तो है नहीं। श्रृंगार रस, देखिए श्रृंगार रस किसी भगवान के बारे में जब कुछ अलंकारिक प्रयोग किया जाता है, उनके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, तब ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दुख के बारे में अगर कुछ बताया जा रहा है तो वो करुण रस से डिनोट कर रहा है ना। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए इस पंक्तियों में एग्जैक्टली महाराणा प्रताप जो है, निराला द्वारा जो रचित शोक गीत सरोज स्मृति है, ये इनमें से जो है पंक्तियाँ ली गई हैं,
ठीक है। और निराला जी जो है वो अपने मृत पुत्री जो है उनकी सरोज जी जो थी, उनकी पुत्री थी, डॉटर थी, उनके बारे में ये पंक्तियाँ उन्होंने लिखी थी कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उन्होंने अपनी डॉटर के लिए लिखा था ये। तो यहाँ पे जो है वो दुख के भाव व्यक्त कर रहा है तो करुण रस होगा, ठीक है। श्रृंगार रस, अद्भुत रस और आपका विभत्स रस यहाँ पे हो ही नहीं सकता। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जथा धीर नाही। इन पंक्तियों में पूछा है कि छंद कौन सा है, सवैया, दोहा, चौपाई या फिर सोरठा। देखिए बात करते हैं यहाँ पे अगर इन पंक्तियों की, तो इन पंक्तियों में जो है वो चौपाई छंद की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर आपको अगर नहीं भी याद है, तो अगर मात्राएं भी याद है तो भी आप छंद कर जाएंगे आराम से। देखिए ये चौपाई क्या होता है, सममात्रिक छंद है, हम सबको पता है। और इसके प्रत्येक चरण में कितनी 16 मात्राएं होती है ना। और अंत में क्या हो जाते हैं, 2 गुरु हो जाते हैं। और सवैया, अगर हम सवैया की बात करें तो सवैया जो है एक वार्णिक समृद्ध छंद है, ठीक है। और यहाँ पे इसके एक चरण में 22 से लेकर 26 मात्राएं होती हैं, मतलब 22 से लेकर 26 जो है वो अक्षर मिल जाते हैं आपको, लेटर्स मिल जाते हैं। और हिंदी साहित्य में रसखान सवैया लेखन के लिए ये सब जो है वो प्रसिद्ध भी है। और अगर मैं दोहा की बात करूँ तो दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, देखिए दोहा जो है वो अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसमें कि विषम चरणों में अगर हम बात करें तो 13 मात्राएं होती है और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और सोरठा की अगर हम बात करें तो सोरठा में क्या होती है, ये जो है वो शिल्प बनावट के आधार पर सोरठा जो है वो दोहा के विपरीत होता है। यानी कि देखिए सोरठा में कितनी होती है, विषम चरणों में 11 होगी और सम चरणों में 13 मात्रा, यानी कि एग्जैक्टली दोहे का उल्टा जो होता है वो होता है सोरठे में। तो यहाँ पे जो है वो आपका चौपाई छंद है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुदित मनोहर मानस देखा। इस पंक्ति में अलंकार पूछा गया है कि कौन सा अलंकार है, यहाँ पे यमक है, अनुप्रास है, उपमा है या फिर रूपक है। देखिए मुदित मनोहर मानस देखा, इस पंक्ति में म वर्ण की एकाधिक वृत्ति आई है, यानी कि आवृत्ति जो है वो बार बार हो रही है। कौन से वर्ण की, म वर्ण की। और देखिए म से ही स्टार्ट हुआ है ये, ठीक है। मुदित मनोहर मानस देखा, यानी कि फर्स्ट जो आपके तीनों लेटर्स हैं वो म से ही स्टार्ट हो रहे हैं। यानी कि जब भी किसी भी वर्ण की आवृत्ति या फिर लेटर की आवृत्ति जो है वो बार बार होने लगे तो वहाँ पे हम कौन सा अलंकार यूज करते हैं, अनुप्रास। बट ऑफ कोर्स तो ये जो है अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। चलिए यहीं पे बात कर लेते हैं यमक अलंकार की। तो यमक में क्या होता है, किसी भी शब्द को एक से अधिक बार जो है वो आगमन या फिर प्रत्येक बार जो है इसका भिन्न भिन्न अर्थ आता है। जैसे कनक, कनकती, सौगुनी, मादकता, अधिकाय, एक पाए बोरा है न एक खाए बोरा है, ठीक है। तो यहाँ पे कनक के 2 अलग अलग अर्थ हैं जहाँ पे ये प्रयुक्त किया गया है। एक कनक होता है सोना और एक दूसरा होता है वो धतूरा। तो यहाँ पे यमक अलंकार तो हो गया। अब देख लेते हैं उपमा अलंकार। उपमेय, उपमान की यहाँ पे तुलना होती है, समानता बताई जाती है, ठीक है। और रूपक में क्या होता है, किसी को भी जो है वो किसी चीज़ का रूप दे देना, किसी को बताना कि भाई तुम जो है चांद सा चेहरा है, ऐसे जब बोलते हैं ना तो क्या करें हम, किसी को उसका रूप दे रहे हैं, तो दैट इज रूपक अलंकार। यहाँ पे आपका जो पूछा था वो था आपका अनुप्रास अलंकार, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोग हैं लागी कवित बनावती, मोही तो मेरे कवित जनावती। इस काव्य की पंक्ति के रचयिता का नाम पूछा गया है। देखिए रचयिताओं के नाम लर्न करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल तो नहीं है, बट हाँ ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको पूछे जा सकते हैं। तो आपको एक बार तो एक लुकआउट, एक ग्लांस आपको करके जाना ही है। अगर आपने हमारी साहित्य के ऊपर की जो वीडियोस हैं और अलंकार के ऊपर की जो वीडियोस हैं, रचयिताओं के नाम जहाँ पे मैंने बाकायदा एकदम अच्छी तरीके से बताया है, अगर आपने नहीं देखी है प्लेलिस्ट से जाके आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए ये देख लेते हैं ये कौन सी इसमें से रचयिता है। आलम है, घनानंद है, द्विज देव है या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन और इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और घंटी का बटन है बाजू में, उसे प्लीज़ प्रेस कर लें। अगर आपको वीडियो काम की लगती है अपने फ्रेंड्स को, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली को, जो भी आपके कॉन्टैक्ट में आप इसे सेंड कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके आंसर की। तो आंसर क्या है इसका, लोग हैं लागी कवित बनावती, मोही तो मेरे कवित जनावती। ये काव्य की पंक्तियों के रचयिता हैं रीति मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि घनानंद। घनानंद का नाम हम सबने सुना है, तो ये पंक्ति जो है वो घनानंद ग्रंथावली से ही ली गई है, यानी कि उद्धृत है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। तो गाइस
अगले वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस हिंदी के। यहाँ पे वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।